तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम शीश है और मैं इस चैनल पर ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम थाईलैंड से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थाईलैंड कहाँ पे है, आने जाने का क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन इंटरनल क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, पेमेंट मोड्स क्या क्या अवेलेबल है, इसके अलावा घूमने की जगह कौन कौन सी है, करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड, सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब अंडर 20 मिनट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ अभी बैंकॉक के बहुत ही फेमस सियाम स्क्वायर एरिया में, जहाँ पे आपको बैंकॉक की सारी प्रोमिनेंट शॉपिंग मॉल्स मिलेंगी। अगर आपने मेरे थाईलैंड सीरीज़ की लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने शो किया है बैंकॉक के बहुत ही प्रोमिनेंट शॉपिंग मॉल्स को, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगा। एंड इसके अलावा ये वीडियो आपको आई बटन पे भी अभी दिख रहा होगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये है बहुत ही फ़ोटोजेनिक MBK सेंटर मेरे पीछे, एंड यहाँ पे एक पासिंग बे बना के रखा है उन्होंने। ये कनेक्टिंग एरिया है MBK सेंटर को सियाम के जो बाकी सारे मॉल्स हैं, जैसे सियाम डिस्कवरी हो गया, उससे कनेक्ट करता है डायरेक्ट। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं थाईलैंड कहाँ पे है। थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसका कैपिटल है क्रुंगथेप यानी कि बैंकॉक। जिस एरिया में मैं हूँ, इस एरिया का नाम है सियाम स्क्वायर, एंड सियाम वर्ड का मतलब थाईलैंड होता है। थाईलैंड जो है वो तकरीबन 5600 किलोमीटर के अप्रॉक्स का लैंड बॉर्डर शेयर करता है अपना मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के साथ। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेमेंट मोड्स क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे, एंड करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। 2.3 to 2.5 इंडियन रुपीज़ में एक थाई बात आता है। जी हाँ, उनकी करेंसी यानी थाईलैंड की जो करेंसी है वो अपने करेंसी से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पे अमाउंट भी आपका उसी हिसाब से खर्च होगा। वैसे तो काफ़ी कंट्री अगर कंसिडरेबली देखा जाए तो चीप है, बट इतना भी चीप नहीं है। मोस्टली जितने भी स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, सारे जगहों पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं उस पर लगाया जाता है। मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा है। मैंने 3-4 बार 5 बार थाईलैंड विज़िट किया है, बट आज तक मैंने कभी भी ऐसा सुना नहीं है कि कहीं किसी जगह पे एक्स्ट्रा मार्कअप लगा रहे हो या फिर एक्स्ट्रा कुछ चार्ज कार्ड के ऊपर लगा रहे हो। बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है हर स्टोर पे। इवन कन्वीनियंस जो छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी होते हैं, वहाँ पे भी एक्सेप्टेड है। बट अगर आपकी थाईलैंड की स्टे सपोज़ 4-5 दिनों की है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया से या तो US डॉलर्स कैरी करें, और नहीं तो थाई बात कैरी करके भी ला सकते हैं। अगर आपका स्टे उससे बड़ा है, उससे लंबा है, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेबिट कार्ड अगर आपके पास हो, या फिर मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड हो या फॉरेक्स कार्ड हो, तो आप उसको लेके आ सकते हैं, एंड उससे एक बार में कोई हैंडसम अमाउंट विड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे ATM चार्जेस लगते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था यहाँ पे थाईलैंड, तो उस टाइम पे कुछ ATMs हुआ करती थी जहाँ पे विड्रॉल चार्जेस नहीं लगते थे, एंड बाकी सारे ATMs में चार्जेस होते थे उस टाइम पे भी। बट अभी उन्होंने सारे ATMs में ही विड्रॉल चार्जेस लगा दिए हैं, एंड मे बी हो सकता है कि आपके कार्ड जिससे आप विड्रॉ करोगे उनका भी कुछ चार्ज हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार में कोई हैंडसम अमाउंट है जो विड्रॉ कर लें। आपको जैसा भी लगे कि मेरा इतने में स्टे हो जाएगा सारे दिनों का, तो आप उतना अमाउंट एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर जैसा मैंने आपको बताया, आप चाहें तो करेंसी इंडिया से भी कैरी करके ला सकते हैं। फ़ाया था इससे चलते हुए अभी मैं आ चुका हूँ राजचत एरिया में। ये तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम फ़ाया था। अगला पॉइंट आता है वीज़ा का।
तो थाईलैंड अभी फ़िलहाल इंडियंस के लिए 60 डेज़ फ्री वीज़ा एंट्री देता है। वीज़ा सेंट्रिक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी आ रहा होगा, आप उसको एक्सेस करके उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वीज़ा फ्री है, आपको वीज़ा लेना नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, आपको डायरेक्टली इमिग्रेशन के काउंटर पे जाना है, वो आपके लिए फ्री होगा। आप इस एंट्री को 60 डे फ्री एंट्री को 30 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इन टोटल 90 डेज़। तो नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे सिम कार्ड कौन सी लेनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे AIS हो गया, DTAC हो गया, एक TrueMove करके भी एक शायद कंपनी आती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना सिम जो है वो प्री बुक कर ले क्लुक से। मैं क्लुक का लिंक जो है वो नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आपने क्लुक में रजिस्टर नहीं किया है तो आप उस लिंक के थ्रू रजिस्टर करेंगे तो आपको 400 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि क्लुक पे कंपैरेटिवली सिम कार्ड जो होती हैं वो थोड़ी सी सस्ती मिलती हैं। यहाँ पे मिनिमम सिम कार्ड जो एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा वो होगा 299 थाई बात का, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड जो बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, मैंने थ्रू आउट थाईलैंड ट्रैवल किया है, फ्रॉम बैंकॉक टू पटाया टू फुकेट टू क्राबी और नॉर्थ में अयुथया, चांगमाई, चांगराई, ये सारी जगहों को कवर करने के बाद मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप AIS का सिम कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन DTAC होगा। DTAC भी काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है। मोस्टली जो भी इम्पॉर्टेंट जगह हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने DTAC भी यूज़ किया है एंड उनको कहीं पे ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस कुछ नहीं है। तो आप AIS या DTAC ऑप्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा AIS ऑप्ट करें, बट आप DTAC भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थाईलैंड विज़िट कैसे करें इंडिया से। इंडिया से थाईलैंड विज़िट करने के लिए आपको इंडिया के हर प्रोमिनेंट शहर से फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, हर शहर से। इनफैक्ट भुवनेश्वर से भी फ़्लाइट ऑपरेट होती है, लखनऊ से भी आई गेस फ़्लाइट ऑपरेट होती है। तो आप चेक कर ले एक बार। मुझे जहाँ तक याद है अमृतसर और जयपुर से भी फ़्लाइट्स ऑपरेट होती है। अभी रिसेंटली अहमदाबाद से भी फ़्लाइट उन्होंने स्टार्ट किया है एयर एशिया ने। तो बहुत सारी मेजर जो कैरियर्स हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं इंडिया से। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारी एयरलाइंस जो हैं इनकी रेगुलर फ़्लाइट्स हैं बैंकॉक के लिए और कुछ केसेस में फुकेट के लिए भी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चेक करें कि आपके सिटी से नियरेस्ट कौन सी मेजर सिटी है एंड आप वहाँ से फ़्लाइट ऑप्ट कर सकते हैं। फ़्लाइट का कॉस्ट रफली अराउंड 6,000 से 10,000 12,000 के आसपास आएगा। इन सारी कंट्रीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखें कि थाईलैंड से जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं उनमें काफ़ी सारी लो कॉस्ट कैरियर्स हैं, जैसे कि थाई लायन हो गया, नोक हो गया, एयर एशिया हो गया। तो इन सारे में चेक इन लगेज आपको नहीं मिलता है। याद रखिएगा, चेक इन लगेज आपको नहीं मिलता है, आपको एक्स्ट्रा परचेज़ करना होता है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि आपने बुक कर लिया एंड आपको एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि मेरे पास चेक इन लगेज है लेकिन अब चेक इन लगेज तो मुझे मिल नहीं रहा है मेरे बुकिंग में। तो फिर आपको बहुत हैंडसम अमाउंट वहाँ एयरपोर्ट पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें एंड अवॉइड करें। जब आप टिकट बुक कर रहे हों तो सारी डिटेल्स को एक बार फॉलो अप कर लें। तो इंडिया के कौन से शहर से आप ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ़्लाइट का कॉस्ट कितना पड़ेगा। कैलकाटा से यूजुअली फ़्लाइट जो हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती होती हैं। 5,000 6,000 में आपको सेल पीरियड में टिकट मिल जाएंगी। नॉर्मली भी 6-7 हज़ार की फ़्लाइट टिकट्स होती हैं कैलकाटा से। 8-10 हज़ार में तो आपको जो मेजर इनके ऑपरेटर्स हैं जैसे कि थाई एयरवेज़ हो गया, भूटान भी जो है एक कनेक्टिंग फ़्लाइट ऑपरेट करती है फ्रॉम कैलकाटा, वो भी अराउंड 10,000 के आसपास का उसका भी टिकट होता है। एयर इंडिया का भी टिकट लगभग उतने का ही आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेस्ट टाइम टू विज़िट थाईलैंड। बेस्ट टाइम टू विज़िट थाईलैंड आप ऐसे समझो कि थाईलैंड में 2 ही सीज़न होता है, वेट सीज़न होता है और ड्राई सीज़न होता है। बेस्ट टाइम टू विज़िट थाईलैंड मेरे हिसाब से नवंबर से फरवरी होगा। मई जून में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल अवॉइड करें, उस टाइम पे बीमार हो जाएंगे आप।
एंड उसके बाद वेट सीज़न स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्स सितंबर अक्टूबर तक, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। तो उस टाइम पे भी आप घूम सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बिकॉज़ आपको फिर वेट करना पड़ेगा कि बारिश कब रुकती है, या फिर बारिश में ही घूमना पड़ेगा। तो शाम के बजे हैं 5। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी हूँ आया था मेट्रो स्टेशन पे। ये BTS स्टेशन है। BTS, MRT और जो लोकल इनकी ट्रेन है SRT, ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो अवेलेबल है बैंकॉक के अंदर। इसके अलावा आप टुक टुक ले सकते हो, बसेस चलती हैं वो ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है बैंकॉक के सारे लोकेशंस इन सारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से। टुक टुक में कभी कभी स्कैम होता है, प्राइजेस चेक कर लें। एक ऐप है जो आपको इंस्टॉल करके रखनी चाहिए अपने पास, विच इज़ ग्रैब। आप जब कभी भी थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया में किसी भी कंट्री को ट्रैवल कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रैब इंस्टॉल करके रखें। उसमें आपको मील ऑर्डर आप कर पाओगे। इसके अलावा आप टैक्सीज़ ऑर्डर कर सकते हो, इसके अलावा बाइक टैक्सी ऑर्डर कर सकते हो। सारा कुछ आप एक सिंगल सुपर ऐप से कर सकते हो। बैंकॉक मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सिटीज़ में से है। वैसे इंडिया में बैंकॉक को लेकर या थाईलैंड को लेकर इन जनरल बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है, बट वो बात जो है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों नहीं है। आप मेरे पूरे वीडियोज़ में अगर आप चेक करोगे ना तो आपको इंडियंस काफ़ी कम दिखेंगे। तो ये बेसिकली एक मिथ है एंड ये गलत मिथ है। ऑब्वियसली यहाँ पे एडल्ट एंटरटेनमेंट होती है थाईलैंड में, कुछ रीजन्स में स्पेसिफिकली होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में ही ये वाइड स्प्रेडेड है। सुखमवित में एक सोय है, सोय मीन्स रोड, विच इज़ सोय काउबॉय, एंड देयर इज़ वन मोर स्ट्रीट कॉल्ड नाना प्लाजा। ये 2 एरिया है जहाँ पे एडल्ट एंटरटेनमेंट होती है। वैसे ही पटाया में भी आपको एक स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे क्लब्स हैं, पब्स हैं, और जहाँ पे मोस्टली लेडी बॉयज़ और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो उस एरिया में होती है। फुकेट में भी एक स्ट्रीट है, बांग्ला स्ट्रीट, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अ लॉट ऑफ इंडियंस यूजुअली, एंड मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट काफ़ी लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, विज़िट करते हैं, एंड इस वजह से थाईलैंड जो है वो बदनाम है। तो अभी मेरा मेट्रो आ गया है और देखते ही देखते एक स्टेशन क्रॉस करते हुए आप आ जाते हो बैंकॉक के बहुत ही हैपनिंग स्क्वायर एरिया में, जिसका नाम है सियाम स्क्वायर। यहाँ पे आपको सारे शॉपिंग मॉल्स दिखेंगे जो भी फेमस हैं। एक आइकॉन सियाम और 1-2 और शॉपिंग मॉल को छोड़कर बाकी सारे शॉपिंग मॉल्स आपको इस लोकेलिटी में मिलेंगे। और इस एरिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कुछ भी जो आप खोज रहे हो वो ना मिले। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है। बट कंटिन्यूइंग जो हमारी पॉइंट थी उसको, तो फिर जब इंडियंस आते हैं ट्रैवल करने के लिए, या मोस्टली जो एशियंस आते हैं जब ट्रैवल करने के लिए, एंड मैं फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट में स्टार्ट मत हो जाना कि मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि क्यों ये पर्सपेक्टिव गलत डेवलप हो रखी है। तो यूजुअली आप उनको देखोगे कि उनका स्टे जो है वो सुखमवित डिस्ट्रिक्ट में होता है, जबकि घूमने का जो भी जगह है ना वो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा खाओसान एरिया में। जो ग्रैंड पैलेसेस हैं, वॉट फो है, वॉट साकेत है, वो उस लोकेलिटी से काफ़ी नज़दीक है। तो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो उस एरिया में रहना पसंद करते हैं। बट देन अगर आपको एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट पकड़नी है जल्दी, तो फिर आप सुखमवित प्रेफर कर सकते हो। सुखमवित इज़ लाइक हैपनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंकॉक। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं एंड रहते हैं इस एरिया में। एंड इसी एरिया में बैंकॉक के 2 बहुत ही प्रोमिनेंट जो एडल्ट एंटरटेनमेंट एरियाज़ हैं वो हैं थोड़े से दूर पे, नाना प्लाजा एंड सोई काउबॉय। एंड इसी वजह से इसी पर्टिकुलर रीज़न के वजह से एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो रखी है, क्योंकि उनको दिखता भी वही है। बट ऐसे ओवरऑल देखने के लिए और भी बहुत कुछ है शहर में। इनफैक्ट उस 2 स्ट्रीट के अलावा बैंकॉक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं उस 2 स्ट्रीट को भी गलत नहीं बोलता, बिकॉज़ मैं कोई नहीं होता हूँ डिसाइड करने वाले कि क्या सही है क्या गलत है। बट ओवरऑल
मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि बैंकॉक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हैपनिंग सिटी। रात होते ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ओवरऑल बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत वेल कनेक्टेड है, लोग अच्छे हैं। आपको यहाँ पे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, स्ट्रीट साइड वेंडर्स मिल जाएंगे, तो आप नॉर्मली भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अभी का टाइम बहुत ही अच्छा है इवनिंग में घूमने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंकॉक के साथ। बैंकॉक में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिनको आप कवर कर सकते हो। मैं आइडियली बोलूँगा बैंकॉक के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय रिज़र्व रखना चाहिए। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, बट एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फेमस और सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन से, विच इज़ ग्रैंड पैलेस। ग्रैंड पैलेस बहुत ही बड़ा है, आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। दोपहर में जाइएगा अराउंड 1 बजे के आसपास, 12:30 1 बजे के आसपास, बिकॉज उस टाइम पे फ्री इंग्लिश गाइडेड टूर होता है एंड उसमें वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में, टेम्पल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या आर्किटेक्चरल स्टाइल है, सब कुछ फ्री में बताते हैं वो उस टाइम पे विज़िट कीजिए। उसके बाद आप विज़िट कर सकते हो वॉट फो, वॉट साकेत। ये 2 बहुत ही फेमस टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं। वॉट फो में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो थाई मसाज है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका इंसेप्शन उसी जगह पे हुआ था। रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो भी आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। एंड उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे अभी आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो आप वो जाके विज़िट कर सकते हो। उसकी एक एंट्री फ़ी है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट एक कुछ तो एंट्री फ़ी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी वॉट फो के लिए। वॉट साकेत के लिए जब मैंने ट्रैवल किया था तो उस टाइम पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो एंट्री फ़ी नहीं थी, बट अभी शायद एंट्री फ़ी होगी, तो एक बार चेक कर सकते हो आप। एंड नेक्स्ट आता है चाइना टाउन। यहाँ का चाइना टाउन बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस है। अगर आपको चाइनीज़ क्यूज़ीन में इंटरेस्ट है या फिर आप चाइना टाउन जो है वो विज़िट करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो फिर आप विज़िट कर सकते हो चाइना टाउन। चाइना टाउन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोमिनेंट लोकेशन है। मैं ये सारे लोकेशंस जो आपको बता रहा हूँ, ये सारे लोकेशंस का जो पॉइंट है मैप में वो पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपके लिए प्लान करना थोड़ा इजी रहे। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो जैसा मैंने आपको बताया, आप सियाम स्क्वायर आ सकते हो। यहाँ पे आपको MBK सेंटर में काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी काफ़ी सारी, तो यहाँ आपको काउंटरफीट प्रोडक्ट MBK सेंटर में मिल जाएगा। अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी है तो सियाम के जो सीरीज़ के मॉल्स हैं यहाँ पे, जैसे सियाम डिस्कवरी है, सियाम पैरागॉन है। सियाम पैरागॉन तो खैर लग्जरी मॉल है, बट वो हो गया, सेंट्रल वर्ल्ड हो गया, यहाँ पे आपको अच्छे ब्रांडेड स्टोर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, ये है यहाँ का सबसे फेमस मॉल MBK सेंटर। शॉपिंग के लिए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एंड हाईली रिकमेंडेड मार्केट है चतुचक मार्केट, जो कि एक वीकेंड मार्केट है। वो किस दिन ओपन रहता है, किस दिन क्लोज रहता है, वो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे अभी फ्लैश कर दूँगा आपके हेल्प के लिए, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। ओके, तो अब वहाँ से बैंकॉक को मैंने आपको बताया, अब चलते हैं फुकेट एंड फुकेट के बारे में जानते हैं। तो फुकेट बैंकॉक से तकरीबन 1-1.5 घंटे के फ़्लाइट डिस्टेंस पे है। आपको फ़्लाइट का प्राइस जो है वो तकरीबन 1,500-2 हज़ार के आसपास, कभी 2,500-3 हज़ार तक भी जाता है, इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। एंड फुकेट में आप डे टूर कर सकते हो टू माया एंड फीफी आइलैंड्स। उसके अलावा वहाँ पे वीकेंड वॉकिंग स्ट्रीट है, वो घूम सकते हो। काफ़ी सारे बीचेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर मैं एक को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो मैं जितने भी फेमस प्रोमिनेंट बीचेस हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए थे, मैं उनको यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर दूँगा एंड उनका जो लोकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो आप विज़िट कर सको। इसके अलावा वहाँ पे बांग्ला स्ट्रीट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया क्यों इन फेमस है थाईलैंड। तो वहाँ पे बांग्ला स्ट्रीट है, वहाँ की इवनिंग वाइब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है।
तो हम अभी हैं सियाम डिस्कवरी के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, बट हम बात कर रहे थे पटाया से रिलेटेड। पटाया के व्यूज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पटाया में आप सेंचुरी ऑफ ट्रूथ जा सकते हो, आर्ट इन पैराडाइज पटाया जा सकते हो। इसके अलावा आप वाट फ्राई आ जा सकते हो, एंड उसके अलावा आप कुछ गार्डन है, वाटर पार्क है, वो सब जा सकते हो। टाइगर पार्क है पटाया में। तो ये सारे लोकेशंस जो हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पटाया में ईज़िली आपको 2 दिन का टाइम लगेगा। बीचेस बहुत अच्छे नहीं हैं पटाया में। कुछ लोग एक्सप्लोर करते हैं बीचेस वगैरह भी। जो फेमस प्रोमिनेंट बीचेस होंगे उनका नाम मैं मेंशन कर दूंगा। फुकेट के भी जो मेजर प्रोमिनेंट बीचेस हैं उसके साथ में पटाया के जो भी फेमस प्रोमिनेंट बीचेस हैं उसका नाम मेंशन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं और कौन कौन से लोकेशन है थाईलैंड में जो आप घूम सकते हो या प्लान कर सकते हो घूमने का। आप 1 दिन का डे टूर प्लान कर सकते हो अयोध्या के लिए। लगभग ट्रेन जर्नी जो होती है वो 1.5 से 2 घंटे की होती है तकरीबन। मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद आ रहा है, बट अयोध्या की मेरी एक वीडियो है जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी दिख रहा होगा। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत ही चीपेस्ट वे में, मुझे लगता है अराउंड 200-250 बात में अयोध्या कवर किया था। आप उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। अयोध्या थाईलैंड का पुराना कैपिटल हुआ करता था, एंड वहाँ पे रूइंस हैं काफ़ी सारे, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अयोध्या एक खुद आर्कियोलॉजिकल पार्क है पूरा, उसके अंदर टेंपल कॉम्प्लेक्सेस हैं, पुराने पैलेसेस हैं, एंड और भी बहुत सारी जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उनसे जुड़ी जो भी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो आप विज़िट करना हो अगर तो आप प्लान कर सकते हो, अपने मैप में पिन पॉइंट कर लें उन सारे लोकेशंस को, ताकि घूमते वक्त आपके लिए आसान हो कि आपको कौन कौन से लोकेशंस हैं जो कवर करने हैं या फिर आप प्लान कर रहे हो कवर करने का। इसके अलावा अगर आपको माउंटेन्स में इंटरेस्ट है या फिर आप थोड़ी सी ठंडी जगह पे जाना चाहते हो, शहरों के शोर शराबों से दूर या कमर्शियल एरिया से दूर आप अगर घूमना चाहते हो तो फिर आप विज़िट कर सकते हो चांग राई और चांग माई। चांग राई और चांग माई जो है वो कंपैरेटिवली आज भी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है एंड बहुत नेचुरल स्टेट में है, तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग भी है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब आपको मिलेगा जो थाईलैंड में आप नेचुरली एक्सपीरियंस नहीं करोगे। और देखते ही देखते सियाम सेंटर ख़त्म हुआ और हम आ गए हैं सियाम पैरागॉन में, और अब हम बढ़ते हैं सियाम पैरागॉन से होते हुए सेंट्रल वर्ल्ड की तरफ। रेट्स पता करते हैं आईफोन के। मैंने इस वीडियो में बजट एक्सप्लेन नहीं किया है। थाईलैंड में बजट काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एकोमोडेशन कैसा है, क्या आप रिजॉर्ट्स ले रहे हो या आप 5 स्टार एकोमोडेशन ले रहे हो या आप हॉस्टल में स्टे करना चाहते हो, क्या आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूजुअली ले रहे हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आपकी हॉलीडे की आइटिनरी एंड उसके साथ साथ उसका बजट डिपेंड करता है। आपकी क्वेरी आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी मेरे से छूट गई है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। मैं अपने सारे क्वेरीज़ और क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो शेयर करें उन लोगों के साथ जो थाईलैंड ट्रैवल करना प्लान कर रहे हैं या थाईलैंड से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं। एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक करें इस वीडियो को। मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरे रेगुलर ट्रैवल सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी चल रही है। संडे को सुबह 11 बजे वीडियोज़ आती हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए डिटेल और इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नए डेस्टिनेशन के साथ। बाय बाय।